नमस्कार साथियों। साथियों, आपको पता है सभी को कि आगामी जो यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ख़ास करके जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज़ मेरा चल रहा है, उस एमसीक्यू एप्टीट्यूड सीरीज़ के जो सिलसिला में हम लोग इससे पहले 2023 का प्रॉपर तरीके से कर लिया है कि क्या उसमें ऐसे ट्रिक्स टेक्निक अप्लाई हो सकता है, जहाँ पर हम बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि आपको पता है कि आप जितने भी टेस्ट देते हैं या आप जितने भी क्वेश्चंस बिफोर एग्ज़ाम लगाते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात करें और उससे बाहर की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वो आपके ट्रिक्स टेक्निक ही अंततोगत्वा क्या होता है, आपको पास कराने में सहायक सिद्ध होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का करवा दिया है। अब अगला सीरीज जो है आपका 2019 का पेपर है, जो सीएससी का डायरेक्ट पेपर है। उसमें देखने की कोशिश करते हैं 100 क्वेश्चंस में कि क्या आपके सामने जो एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रवेश करेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो क्या किन-किन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो यूपीएससी दे रही है, डिनोट करवा रही है कि मुझे तुम हटाओ। बशर्ते कि हमारे पास अनुभव नहीं रहता है, मतलब स्टूडेंट्स के पास, जिस कारण से क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी गलती हो जाता है और मुझे मार्क्स मिलना चाहिए हकीकत में, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो है ये मार्क्स कितना मेरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी क्या कीजिए, अपना पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, आप लोग अपना पेपर निकाल लीजिए और आप अपने पेपर में क्या करेंगे, जब भी मतलब कि कोई भी प्रश्न को हम देखेंगे, तो आप लोग भी अपना पेपर निकाले रहेंगे। तो उससे होगा क्या कि साथ में मेरे साथ क्या करेंगे, कुछ चीज़ नोट करते चले जाएंगे और साथ ही आप भी अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या सच में यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में इस ट्रिक्स के माध्यम से क्या हम 100% क्वेश्चन को एक्यूरेसी बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए पेपर पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपको पता ही है कि मेरा सीरीज ये 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का चल रहा है। ठीक है, यूपीएससी एस्पायरेंट 24-25 के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं पेपर में। तो आपके सामने ये मेरे पास क्वेश्चन का पेपर आ गया। ठीक है, जिस क्वेश्चन के पेपर को हम देखते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का है, जो 2019 के पेपर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे पास जो है सेट नंबर ए है। क्या है? सेट नंबर ए है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मेरे सामने जो प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर एक से ही शुरुआत करते हैं कि क्या इसमें प्रश्न में क्या ऐसा कुछ दिया है क्या। प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार, ठीक है, और जमींदार के बीच के क्या अंतर है। और जब भी प्रश्न आप पढ़ेंगे एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनना है। क्या करना है? सही चुनना है। इसमें निगेटिव की कहीं बात नहीं की गई है। अब हम देखते हैं इसमें कि क्या ऐसा कुछ है प्रश्न। याद कीजिए, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि यहाँ क्या है, जबकि लिखा है। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन शब्द का यूज किया जाता है, जबकि हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, इन चीजों को हमको गौर करने की जरूरत होती है कि आखिर यहाँ पर मैनिपुलेट करने की काम करता है यूपीएससी और स्वैप करने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए जमीन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे और उन पर उगाही, राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जमींदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत, क्या है, वंशानुगत होते थे। और ये भी तो कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। और जमींदारों को के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो बात दिख रही है मेरे सामने में कि या तो आप क्या करेंगे इस प्रश्न में कि दोनों का दोनों सही मार के चलेंगे, या तो किन्हीं को गलती करेंगे। अब देखिए आपका ट्रिक्स क्या कहता है। आपने इससे पहले जो ट्रिक्स अप्लाई किया हुआ है, वो ट्रिक्स में आपका क्या कहता है, ट्रिक्स कहता है कि जब भी दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको गलत मानते हैं। यानी फर्स्ट टाइम मैंने इसको क्या किया, गलत कर लिया।
ठीक है, क्या कर लिया, इसको गलत कर, फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने गलत कर दिया। ठीक है, फर्स्ट को मैं गलत कर रहा हूँ। और सेकंड भी क्या करेंगे, सेकंड को भी क्या करेंगे कि यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट को ऐड कर दिया गया है, इसी कारण से सेकंड को भी हम ये गलत करके चलेंगे। ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी मेरा गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ उसके पीछे मैं बता ही दिया हूँ कि ये ट्रिक से अप्लाई हुआ कि यहाँ पर जो है सो मेरा काम कर रहा है कंजक्शन का, और यहाँ काम क्या कर रहा है कि और यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ निगेटिव ऐड कर दिया, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हम डी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे आखिर आगे कुछ ऐसा चीज़ें दिया है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब इस डायरेक्ट आप आगे चलिए कहाँ, 12 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं आपको इस 100 क्वेश्चंस में कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चंस को नजर दिखाना चाहता हूँ जो आपके सामने ना आते हुए भी आप क्या कर लेंगे, वहां पर सही करने की चांसेस आपके पास बने रहेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, मुझे नहीं मालूम। दूसरा पढ़िए कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। क्या है, प्राचीन देसी संस्था थी। अब यहां देखते हैं कि प्राचीन देसी संस्था है क्या, कि क्या कैसे है। फिर कहता है कि मीर बख्शी, नए शब्द आ गया इसका मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि आप अगर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की तैयारी करने के दौरान आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेडावल खास करके लिख करके कि मेडावल के संदर्भ में आप देखेंगे तो इंपोर्टेंट जो वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इंपोर्टेंट वर्ड को आप जरूर क्या करेंगे, तैयार करके चलेंगे। ठीक है, आमिल हो गया, ठीक है, इक्ता व्यवस्था हो गया, मीर बख्शी है। तो अब देखते हैं क्या कि पर दिल्ली के खिलजी सुल्तानों का शासनकाल से अस्तित्व में आया था। अब हम यहाँ पर बात आती है क्या कि प्रश्न के ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे। एक है इस तरीके से ऑप्शन बने हुए हैं, अब एक लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ठीक है, तो प्राचीन देसी संस्था, यहाँ पर बात हो रही है प्राचीन, यानी कि क्या कह सकते हैं, बहुत पहले से ये इक्ता प्रणाली चल रहा था, बहुत पहले से इक्ता प्रणाली चल रहा था। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर कि बहुत पहले से ना चल करके हाल में स्टार्ट किया गया हो किसी राजशासकों के द्वारा, किसी राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पर चीज आ रहा है कि अगर मान लिया जाए एक ऑप्शन, अगर देखिए हम यहाँ पर दो ऑप्शन को हटाने का कोशिश करते हैं, दो का अगर हटाते हैं तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, दो हटा सकते हैं। अब बात आता है कि या तो एक होगा या तो तीन होगा, यानी कि अंततः आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं, 50-50 पर आप पहुंच गए हैं। अब 50-50 पर पहुंचने के बाद आपके पास बचता है या तो मीर बख्शी या तो आमिल। अब इसमें से अब ऊपर वाले का नाम लेकर के जो भी मारना हो मार दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फाइनल ए आंसर होगा, यानी एक आंसर होगा। हम अभी सिर्फ ट्रिक्स टेक्निक पे जा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो नॉलेज की बात करेंगे तब तो हम बता ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी इसका एक आंसर होगा क्योंकि दिल्ली के सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक है, तो अब ये चीज आपके दिमाग में, और ये खास करके जो मीर बख्शी था, ये मीर बख्शी का पद दिल्ली सुल्तान के समय नहीं बल्कि किसके समय आया था, मुगल के समय आ गया था। किसके समय, मुगल के समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बाकाचार्य अकबर के समकालीन था। अकबर समकालीन शब्द आते ही आपके दिमाग में चौंक जाना चाहिए कि यह कंटेम्प्रोरी उस समय का ना होकर किसी और के समय का हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट कहता है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे। अब यहाँ पर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड की बात आ रही है, क्या आ रही है, ग्रेटली। इसका इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, जब भी कभी आपको डाउट लगे तो अत्यधिक प्रभावित, क्या लिखा है, अत्यधिक प्रभावित, यानी क्या, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड की बात हो रही है। अब यहाँ पर जब भी हम आपको इससे पहले ट्रिक्स टेक्निक में बात किए हुए हैं कि जहाँ भी समकालीन शब्द का इतिहास में जरूर वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर वहाँ क्या रहता है, वो गलत रहता है। ठीक है, ये गलत आपका हो गया। अब एक गलत होने के बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी चला गया। अब देखिए, या तो संत कबीर के समय अत्यधिक ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये भी आपको क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इस टाइप के भी वर्ड जहाँ भी मिले तो आप उसको गलत करके चल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी दो भी कैंसिल हो गया। इसका आंसर फाइनल आप डी के साथ जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप लोग खुद पढ़िए कि क्या ये इस प्रश्न में क्या बात कही गई है। ठीक है, अब कहता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंजर्ड लेबर, ठीक है, प्रणाली की उन्मूलन में सहायक थे।
ठीक है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने क्या यहाँ से जो भारत से गए हुए श्रमिक थे, उनके उन्मूलन के लिए जो है ख़ास करके गिरमिटिया मज़दूर जो कहा जाता था, उनको एक सही अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कन्फेडरेशन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट, समर्थन नहीं किया था, यानी नहीं की बराबर आती है, निगेटिव की बात आ रही है। नेक्स्ट कहता है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो अब बात आ रही है कि क्या 1930 के दौरान, 1930 की घटना है ना, तो 1930 के दौरान क्या सच में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को औपनिवेशिक शासक जो है अवैध घोषित कर दिया था? ऐसा कहीं नहीं बात है, यानी ये कर दिया था। इसका मतलब क्या है इसका? तो उस समय जो 1930 की बात आ रही है, तो उस समय लग रहा था, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक्शन किया गया था। अब यहाँ निगेटिव, अब गलती किसको करेंगे? तो ये निगेटिव जो यहाँ लिखा है समर्थन नहीं किया था, तो ये किया गया था समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा, खास करके युद्ध में भागीदारी को लेकर के। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 1919 की घटना आपको पता होगा कि जो खास तौर पे जो खासकर 14 से 18 1914 से 18 जो है 1914 से 18 में आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसी समय जो है खास करके महात्मा गांधी भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि नहीं, इनको भर्ती करना चाहिए। उस समय लग रहा था कि नहीं चलो ठीक है, ब्रिटिश जो है सो मेरे लिए कुछ सोचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए उस समय क्या किया गया था? समर्थन नहीं। तो यह गलत है, ये गलत होगा। तो अब दो गलत होने के बाद क्या हो गया आंसर आपका? देखिए, अगर मान लिया जैसे सपोज दो गलत करते हैं, तो आंसर तो आपका ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, आंसर आपका यानी 1 और 3 क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि एशियाई शेर जो होता है, एशियाटिक लाइन, प्राकृतिक रूप से, यहाँ क्या लिखा है? प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि दो कुबर वाला जो ऊंट होता है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक सिंग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब बात यहाँ आ रही है क्या तीनों में सेम लाइन लिखा हुआ है, प्राकृतिक रूप से सिर्फ, प्राकृतिक रूप से सिर्फ। अब क्या सच में तीनों जो है, ये मेरा जो ऑप्शन है 1 2 3 क्या हो सकता है सही? अगर मान लिया यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है डी में कि 1 2 3 होना, यहाँ ऑप्शन दिया है, क्या तीनों सही है? अब मैं इसके लिए एक नोट लिखाता हूँ आपको, आप ये इसको नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, अगर मान लिया जाए इस तरह के प्रश्न आपके पास सामने में आए, इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के जो खास करके प्रश्न में आप याद कीजिए कि ऑल जो होता है, ऑल ना गलत होता है ना सही होता है। ठीक है, नहीं होगा ऐसा, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी सही है और सभी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या करना है? थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप, ठीक है, जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप, तो चीज़ें आपके सामने क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्लियर, जैसे आपको चीज़ें दिखने में लग जाएगा सारा चीज़। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब अब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब यहाँ देखना है कि क्या सच में कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ को देख करके आप समझ जाएंगे बहुत आसानी तरीके से कहाँ पर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, तो एक सींग वाला गेंडा अगर मान लिया जाए, अब जब पढ़े भी होंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की बात आ रही है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए खास करके कहाँ कौन सा जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये असम का जगह है, काजीरंगा। और क्या असम के जगह पे है, तो क्या इसके इर्द गिर्द अगर ऊपर भूटान नहीं जा सकता है? ठीक है, कोई जानवर के लिए तो एक बाउंडेड जगह तो है नहीं ऐसा कि वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये करो वो करो। ठीक है, क्या इसके बगल में नेपाल नहीं रह सकता है? ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या म्यांमार में नहीं रह सकता है? वहां से तो जा ही सकता है। तो अगर तीन क्या लिखा हुआ है भारत में, सिर्फ भारत में, एक गलत, तीन गलत कीजिए पहले। तीन गलत करने के बाद मेरे पास आंसर या तो एक बचता है या तो दो बचता है। अब एक या दो में से देखना है कि एशियाटिक शेर, आप एशियाटिक शेर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि खास करके गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, गुजरात में है। यहाँ पर जो है इसकी प्रचुरता खास करके दिखाई जाती है, यहाँ पर है। तो एशियाटिक लाइन सिर्फ भारत में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक सही है, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? एक आंसर आ गया। 2 गलत है। 2 के ऊपर वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है। यहाँ पर पाक भी हो जाएगा प्लस अफ़गान भी हो जाएगा। ठीक है? अफ़गान भी हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर जब भी कभी इस तरह से प्रश्न आपके सामने आए, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि क्या सही होना चाहिए और क्या नहीं सही होना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ भी आप याद रखिए कि जब भी हम किसी प्रश्न के साथ इस तरह से बताते हैं, तो आप क्या कीजिए अपने प्रश्न में भी नोट डाउन करते चलिए इसको। ठीक है? अब 27 नंबर में क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर को। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन में बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से अगस्ता मल्ला जीव मंडल रिजर्व, ठीक है, अगस्ता मल्ला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? सबसे पहली बात, अगस्ता मल्ला के बारे में आपको पता ही है कि अगर भारत के नक्शा के दृष्टिकोण से आप देखिए प्यारा भारत में, तो आपको देखने को मिलेगा कि खासतौर पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में, यहाँ पर जो है खासकर ऊपर नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया और नीचे में कार्डमम हो गया। ठीक है, और कार्डमम के बगल में ही यहाँ पर ये अगस्ता मलाई है। क्या है? ये अगस्ता मलाई है। ठीक है, तो अब चीजें क्लियर आपके सामने आ गया कि नीलगिरी हो गया और यहाँ पर, ठीक है, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो यही 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन? नीलगिरी है फैला हुआ 3 राज्य में। कौन कौन? नीलगिरी फैला हुआ कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात आती है इस प्रश्न को देखते हैं, क्या इसमें ट्रिक्स टेक्निक है कि नहीं? अब अगस्ता मल्ला जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता है कि अगस्ता मल्ला कहाँ पे होना चाहिए? हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सबसे लास्ट वाले में हो, कार्डमम के नीचे में, तो कुछ पार्ट तमिलनाडु में होगा, कुछ पार्ट कहाँ होगा? केरला में होगा। यहाँ आपको पता है कि ये तमिलनाडु का पार्ट है, ये केरला का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि क्या ऐसा कुछ 4 ऑप्शन में से कुछ ऐसा ऑप्शन है जो हटा सकते हैं? हटाने की कोशिश कीजिए आप पहले इसको। ठीक है, हटाएंगे, क्या हटाएंगे? याद देखिए, नैयर, पेम्पारास, सरदोनू वन जीव अभ्यारण, ये पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। कलाकड़, मुंडथुरई, मुझे नहीं मालूम चला कुछ भी। मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, साइलेंट वैली। अब आगे भी देखते हैं। कौंडिन्य, गुंडा बरभस्वर, पापी कोंडा। हाँ, एक चीज दिख रहा है मुझे, पापी कोंडा। आपको मैंने इससे पहले बता चुका है कि जहां भी कोंडा कोंडा शब्द यूज हो, क्या हो? कोंडा शब्द यूज हो, तो आप ध्यान ध्यान रखिए कि इस प्रश्न का आंसर जो होता है, इस प्रश्न का जो आंसर होता है क्या होता है? पापी कोंडा का आंध्र प्रदेश होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश होता है। तो ये ध्यान रखने की वाली बात है, ये आंध्र प्रदेश होता है। और जब ये मान लिया जाए कि आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया, क्योंकि आपके पास अगस्ता मल्ला, आपको मैंने बता दिया कि या तो तमिलनाडु है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में, कुछ पार्ट कर्नाटक में है, तो ये हट गया आपका। नेक्स्ट देखिए कि कावल है, श्री वेंकटेश्वर है और नागार्जुन सिरसेलम है। ये भी आपको पता है, नागार्जुन सिरसेलम में पीवाईक्यू में पूछ चुका है। कहाँ चुका है? पीवाईक्यू में पूछ चुका है। नागार्जुन सिरसेलम में जो है, आपको ये भी कहा है, आंध्र प्रदेश में है, एपी में। यानी कि 2 ऑप्शन आपका कर चुका है। अब हम आते हैं 50-50 पे। ठीक है, 50-50 पे आप पहुंच चुके हैं। अब हम एक चीज और बता रहे हैं हम आपको, जो आप देखेंगे तो ज्यादा सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि एक चीज आप गौर करके देखिए कि क्या इसमें ऑप्शन में आपको देखिए कहा मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड अभ्यारण्य और साइलेंट वैली। अगर मैप के दृष्टिकोण से आप देखेंगे ना, तो हाँ ठीक है कि मुदुमलाई जो भी कहाँ है, मुदुमलाई नीलगिरी का पार्ट है। कहाँ है? मुदुमलाई जो है नीलगिरी बायोस्फीयर है, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से पार्ट बनता है, कौन कौन से, खास करके बायोस्फीयर क्या कहते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। तो मुदुमलाई जो खास कर किसका हो गया, नीलगिरी का भाग है। ये तमिलनाडु में है, बट नीलगिरी का भाग। और नीलगिरी मैं बता चुका हूँ कि कार्डमम, देखिए कार्डमम के नीचे में अगर समला है और इसके ऊपर में क्या होना चाहिए, नीलगिरी का पार्ट है। तो ये तो इस यहाँ से मिसमैच नहीं होगा, कभी मैच ही नहीं कर सकता बीच में, क्योंकि बीच में कौन सा पार्ट आ गया है, बीच में अनामलाई आ गया है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में एक बचता है। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं इसको दिमाग है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर नहीं बन रहा है तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। आगे के प्रश्न को देखिए। आगे में 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। आगे देखते हैं। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती, कुछ यहाँ लगा है। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। फिर लिखा है कि सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होता है। ठीक एक ही बात याद रखिए, सभी में कुछ कुछ लगा है, आपको याद होगा। इसी प्रकार से कई ऐसे प्रश्न आए हुए हैं 2023 वाले प्रीलिम्स में भी,
जहाँ पर बिना आपको दिमाग लगाए क्या करना है, ऑल सही मार देना है, ऑल क्या करना है, ऑल मार दे, क्योंकि सभी में ऑल सम सम लगा हुआ है, इसीलिए इसको डी आंसर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आपको क्या सीख दे रहा है यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका, किनका मापन और आकलन करने के लिए उपग्रह, चित्रों या सुदूर संवेदी, जो रिमोट सेंसिंग डेटा की बात कर रहा है, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, किया जाता है। अब यहाँ बात आ रही है किया जाता है। अब हम पढ़ के देखते हैं। अब एक बात आ रहा है कि इस्तेमाल किया जाने का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसा चीज का यूज किया जाता है। इस्तेमाल मतलब क्या होता है, यूज की बात आ रही है। यूज का ध्यान आते ही आपके पास दिमाग में आ गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑल सही होने की संभावना होती है ज़्यादा, ऑल सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। किसी विशेष राज्य स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ठीक है, देखते हैं। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, क्या लिखा हुआ है, किसी जो मतलब चीज़ों को दिया हुआ है। अब एक बात और गौर कीजिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ भी तो एक खासकर वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक यहाँ लिखा हुआ है, किसी विशेष स्थान की बात हो रही है, यहाँ किसी विशेष स्थान की बात हो रही है, यहाँ भी किसी विशेष स्थान की बात हो रही है। तो क्या स्पेसिफिक लोकेशन की अगर बात किया जाएगा, स्पेसिफिक लोकेशन की बात किया जाएगा, तो क्या हम इसको क्या मान के चले, तो स्पेसिफिक लोकेशन की बात है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस स्पेसिफिक लोकेशन के साथ साथ आपको ये दिया हुआ है कि यूज्ड की बात है। अगर सपोज कीजिए आप कि इन तीनों में से कहीं भी अगर एक भी ऑप्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, अगर गलत हो जाता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यूपीएससी सर काम नहीं करेगी। ठीक है, बट आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा 2023 के क्वेश्चंस में, जहां पर आप विकिपीडिया पर देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जहां पर आपको लगेगा कि इसका आंसर होना चाहिए ये, जो खास करके दिनाचार और खास करके रात्रिचर प्राणी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मालाबार सीबेट को लेकर के क्वेश्चन था, नीलहरी जो लाइन टेल मैकॉक के लोग क्वेश्चन था, और सांबर डियर को लेकर के, उसमें यूपीएससी आंसर दे रही है ए, यानी सिंगल एक होना चाहिए। ठीक है, सांबर डियर के बारे में। लेकिन उसमें आप विकिपीडिया जब चेक करेंगे तो आपको मालाबार सीबेट भी जो है, मालाबार सीबेट भी जो है क्या है, रात्रिचर है। इसमें एक ही है जो दिनाचर है, कौन है वो है आपको है लाइन टेल्ड मैकॉक, लाइन टेल्ड मैकॉक। तो ये यूपीएससी गलती की है, पता नहीं उसमें कैसे यूपीएससी आंसर दी है, मुझे नहीं मालूम, बट आप देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको के साथ डी के साथ आपको जाना चाहिए, इसका फाइनल आंसर है। अब आगे 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेथेन हाइड्रेटेड, क्या लिखा है, मेथेन हाइड्रेटेड। अब मेथेन हाइड्रेटेड की बात आ रही है, ये भी एक साइंस टेक का क्वेश्चन है, क्या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और कि इसके निक्षेप के बारे में बात हो रही है, कि डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेटेड, निक्षेप के बारे में बात हो रही है। कौन सा कथन सही है, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, हो सकता है, कैन बी का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, हो सकता है, सिनीमाइट का यूज चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। वायुमंडल के अंदर मीथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी मुझे मालूम नहीं। बट मैं एक ही बात कहूंगा, आप इतने साइंस के विद्वान तो है नहीं या साइंटिस्ट तो है नहीं कि आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मीथेन हाइड्रेट को आप पहले से सिलेक्ट करके या सर्च करके जाएंगे। तो साइंस वाले क्वेश्चंस में मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि सीधी सी बात, ज़्यादा विशेष सोचने की जरूरत मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप डी के साथ मार के चाहिए और आगे बढ़िए, इसका फाइनल आंसर डी ही है। ठीक है, यूपीएससी डी दे रही है, अब डी दे रही है इसका मतलब है कि आपको सोच के चलना पड़ेगा, इसका आंसर डी ही होना चाहिए। अगर यूपीएससी दे रही है इसका मतलब है कि मुझे कुछ छोड़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम इस तरह के क्वेश्चन में डी आंसर लेते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इससे पहले आपको मैंने बता ही रखा है साइंस वाले क्वेश्चन में और पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में, ईवीएस में क्या हो रहा है, वहां पे ऑल ऑफ दीज होने का संभावना ज्यादा रहता है। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ बात है कि फसल जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं, कौन से निर्मुक्त होते हैं, यानी कि पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका।
ठीक है। अब यहाँ पॉल्यूशन वाले में मैंने क्या बोला हुआ था कि ऑल होने की अगर आपको नहीं पता ना, क्या मान लिया जाए कि इसको जलाने के बाद अगर मान लिया दहन करेंगे, तो दहन से तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, मैथेन भी निकलता है, ओजोन भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। ठीक है। इसीलिए इस बेसिस पर कह सकते हैं कि आपका इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। आप इसके साथ जा सकते हैं। ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में भी कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे ठीक इसी तरीके से, जहां भी कुछ जला करके निकलने की बात आएगी, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसको सही कर सकते हैं। आगे बढ़िए। ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखिए। अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन में सागर दिया है और सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है। ऑप्शन कितने हैं? 5 ऑप्शन है। मैंने बता ही दिया था कि बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना है आपको। एग्जाम की बात मैं बता रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है। ठीक है। और ये पेड कोर्सेज वालों के लिए है। तो सीधी सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आपको जो चीज़ आपको स्पेशली आपको मेंटरशिप के स्टूडेंट है, इसीलिए आपको ये चीज़ मिल रहा है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद ऑप्शन देखना है कि नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं। उसके बाद आपको देखना है क्या कि क्या किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक का जो की वर्ड्स है, जो एक्सट्रीम वर्ड जिसको कहते हैं, एक्सट्रीम वर्ड आपको की वर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो उस तरीके से आप आंसर फाइनल पे पहुंचिए। ठीक है। फाइनल आंसर पे तब जाकर के, और एक नहीं, सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, 100 के 100 में ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है। मैं एक ट्रिक्स बताया हुआ था, 5 में कितना, 3। सपोज करता हूँ कि 5 में 3, यहाँ पर देखता हूँ कि क्या 5, अच्छा एक बात बताइए, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको यूपीएससी का मैं अगर आप बोलूँ कि 1 साल के लिए क्वेश्चन बनाओ, तो क्या ऐसे 5 ऑप्शन आप लगाएंगे यहाँ पर, 5 का 5 सही? नहीं लगाएंगे ना, कभी नहीं लगाएंगे आप। कहेंगे सर क्यों, ऐसा हम क्यों देंगे जिसमें बच्चे डी का डी मार के ही चलेगा। ये नहीं होगा ऑलरेडी। अब ये मैं 5 में 3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 में 3 इसीलिए क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले क्वेश्चन देख चुका है। कई ऐसे प्रश्न में 5 में 3 लिया है ऑप्शन। अब ये इस बेसिस पर, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस तो वही कहता है ना, ट्रेंड एनालिसिस कुछ और नहीं कहता कि आप प्रीवियस चीज़ों को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। अब इसको भी हटा सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ए और बी में से आंसर होगा। 50-50 आप चले जा चुके हैं, और जब 50-50 पहुंचने के बाद आपको आंसर तो टिक करना ही चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब या तो ऊपर वाले के भरोसे आप लगा के चलिए। अब यहाँ पर ऑप्शन फंस रहा है 2 और 3 में, यानी काला सागर क्रोएशिया होगा कि नहीं, और कैस्पियन सागर कजाकिस्तान होगा कि नहीं। अब हम देखते हैं। अब याद कीजिए कैस्पियन सागर का तारीख, क्या याद करना है, कैस्पियन सागर का तारीख। आपको याद होगा एक फॉर्मूला कैस्पियन सागर में, कि एक चीज आती है तारीख, TARAIK। ठीक है, तारीख। अब ये तारीख क्या है, कि ये केफुर कजाकिस्तान है। क्या है, केफुर कजाकिस्तान है। अब जानते हैं T4 क्या हो जाता है, तुर्की हो जाता है। A4 अजरबैजान हो जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाता है, आगे बढ़ेंगे तो आपका रसिया हो जाएगा और ईरान हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इस तरीके से इसमें आप इसको क्या करेंगे, बी के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनल आंसर 1 और 3 आ गया। 2 काला सागर की क्रोएशिया है, तो काला सागर आपको पता है, काला सागर से अभी क्या करना है आपको, अभी जाना है और अभी जस्ट ये जितने भी सागर है उसके सटे हुए सारे देश को याद कीजिए। काला सागर में कौन कौन जुड़ता है, रसिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है। ठीक है। ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर भी सेम देखना है। 5 क्वेश्चन है, 5 में आप 3 मार के चलिए। मैं आपको विदाउट एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास 25 ईयर्स का क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 में 3 मार के चलिए, आपके पास काम निकल जाएगा। ठीक है। आप इसी जगह से देखिए, आपका फाइनल आंसर होगा यही ए और बी में से। ठीक है। इसको आप ऑलरेडी हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पे आपका मामला क्या फंसा है, यहाँ पे 2-3 में फंस रहा है मामला। ये बारासिंगरी, चेनाब और मीलाम मंदाकिनी। अब ये बात है, याद आता, ये जो मीलाम है ना, खासकर मंदाकिनी जब चर्चा में कब आया था, 2013 का, आपको याद होगा कि खासकर केदारनाथ फ्लड हुआ था, तो वहां पर जो फ्लड आया था उसी समय एक बहुत चर्चा में आया था। ये जो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी किस कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ के चौराबड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, केदारनाथ के चौराबड़ी से निकलती है। केदारनाथ के चौराबड़ी, चौराबड़ी। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो गया, 3 गलत हो गया। 3 गलत हो गया ऑलरेडी, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा, फिर आप आगे चले जाइए। चलिए आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन,
40 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। ठीक है। अब अधिदेशात्मक का मतलब ये होता है मैंडेटरी। क्या होता है? मैंडेटरी है। एक तो सभी लगा है, एक मैंडेटरी लगा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर सपोज करते हैं दोनों ऑप्शन है, ऑल भी है और मैंडेटरी भी है, तो आप एक ऑप्शन को गलती करके चलिए आगे, ये ऑप्शन हटाइए आप। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम आपको गलत चांसेस है ही मिलेगा। एक और एक हटा देंगे तो आपका आंसर 50-50 पहुंच चुके हैं। 50-50 में भी मैं कोशिश करता हूँ, 3 तो होगा ही, 3 पढ़ना ही नहीं आपको। ठीक है। 3 क्या करना है? 3 पढ़ना ही नहीं आपको है। अब 2 बार पढ़ने के देखते हैं क्या होता है। कहता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की रिकमेंडेशन संस्तुतियों के आधार पर बनाया था। ठीक है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या लिखा हुआ है कि के द्वारा रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने बनाया था। सबसे पहली बात कि ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। अब एक चीज और हम आपको बहुत बड़ी माजरा दिखा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये तो समझ लीजिए कि आपका ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अब और समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए इंग्लिश में इसका इसी सेम क्वेश्चन देखिए, लिखा है दी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010। फिर लिखा हुआ है दी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010। अब यहाँ पर बात आ रही है, दोनों सेम लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब दोनों में एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में बात की गई है। अब बात आता है क्या कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर फ्रेम्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आल्सो इनकम्प्रेसेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्या चीज आपको लग रहा है कि गलती होने की संभावना है? अगर मान लिया जाए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रिकमेंडेशन पर नहीं करके किसी और अपने मन से किया हो, या किसी और के कारण से किया हो। ठीक है। तो जहां भी मैक्सिमम टाइम देखेंगे बाई एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी इज डन बाई एक्स वाई जेड। इस जनरली टर्म्स क्या होता है? गलत होता है। जनरली मैं बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, जनरली गलत होता है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं अगर एग्जाम में रहूंगा तो मैं इसको गलत करूंगा। नहीं, अगर 2 गलत कर दिया, अगर मैं 2 गलत किया, अब देखिए 2 गलत करने से आंसर है क्या आ गया? फाइनल आ गया। बट मैं आपको याद कीजिए, मैं बताया नहीं बट 2 के बारे में पहले पहले मैंने 1 को गलत करना दिखाया आपको, 3 अब क्या करो? गलत करो उसको, 1 नंबर को गलत करो, क्योंकि वहां पर ऑल भी दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑल। इसी कारण से मैंने इसको पहले गलत किया। चलो, आप इसका मतलब उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। ठीक है, रिलीज की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सॉइल से रिलीज करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे आगे देखते हैं कि कैटल जो है, मवेशी, पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करती है। अमोनिया चलो भाई इन्वायरमेंट रिलीज करती है मवेशी। फिर कहता है कुक्कुट उद्योग, जो पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करती है। यानी ओवरऑल मैं एक चीज देख रहा हूँ, निर्मुक्त है, यहाँ भी रिलीज की बात हो रही है, यहाँ भी रिलीज की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा चीज है जो पर्यावरण में ऐसा नहीं, नाइट्रोजन की बात हो रही है, अमोनिया की बात हो रही है, फिर यहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड की बात हो रही है, यानी कि पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। और इससे पहले आपको याद कीजिए कि मैंने क्या बताया पॉल्यूशन बेस्ड में, कि जनरली क्या होता है? जनरली ऑल सही होता है, ट्रू होता है। ठीक है। इसीलिए आप पॉल्यूशन वाले में तीनों मार के चलिए, तीनों सही हो जाएगा आपका। अब आगे 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है। क्या लिखा कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मेरा ऑप्शन बन रहा है ऐसा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन का विलोपन है। एलिमिनेशन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, किसका बात कर रहा है? एलिमिनेशन की बात कर रहा है। अब बताइए, कोई भी चीज ऐसा एचसीएनजी हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का अगर उपयोग करेंगे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो रिलीज हो रहा है उसका विलोपन हो जाएगा? मतलब कंप्लीटली 100% विलोपन हो जाएगा? नहीं, कभी संभव नहीं। किसी भी ऐसा चीज को करने से पर्यावरण में जो नहीं है, जो आपको रिलीज हो जाएगा। यानी कि इतना तो मेरी समझ में आ चुका है, विलोपन शब्द जहां भी रहेगा गलत होता है, यानी एक गलत कर सकते हैं मैं। ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए
एक हटाइए आप, यानी ऑप्शन 2, 3 और 4 में फंस रहा है आपका फिर भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। पढ़िए आप, 2 नंबर पढ़िए। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जनों को कम कर दे। बिल्कुल सही बात है, कम कर दे, रिड्यूस करती है, नॉट एलिमिनेट, रिड्यूस करती है, यानी 2 जहां है वो आंसर आपका होगा। इसका मतलब 100% अब लग रहा है कि 2, 3 वाला ही आंसर होगा। अब नेक्स्ट फिर पढ़ के देखिए कि अब 3 पढ़ना था ना, कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, कैन भी लगा है, जा सकता है। ठीक है भाई, चलो मिला दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चौथा कहता है कि CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती। जी नहीं, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी याद कीजिए साथियों, की न्यू टेक्नोलॉजी जितने भी होता है ना, वो क्या होता है, हाईली एक्सपेंडिचर होता है, यानी महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है, सस्ता नहीं होता है, इसीलिए कम खर्चे लाने बल्कि ज़्यादा महंगी बनाती है इसको। तो 4 गलती हो गया, यानी फाइनल आंसर पे पहुंच गए आप, फाइनल आंसर पे पहुंच गए आप। आपका 2 और 3 आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हम नॉलेज की अभी विशेष बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या दे करके क्या सही करना है। ठीक है, क्या दे करके क्या सही करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, भारत के संविधान में 44वें संशोधन की बात हो रही है, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया, बियॉन्ड कर दिया। पहली बात आपको याद होगा, जितनी भी चीजें था, जो भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो चीजें उलटफेर किया गया था, उसको 44 में ला करके सुधार दिया गया। ठीक है, तो जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू खत्म किया गया था 42 में, वो 44 में लाकर क्या कर दिया गया, कर दिया। बियॉन्ड तो नहीं होगा, ये नहीं बियॉन्ड नहीं। अब तो कई सारी चीजें हैं जो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मानती है कि सुप्रीम जब तक जुडिशियल रिव्यू रहेगा, अगर आप लक्ष्मीकांत, आपके पास बुक है तो लक्ष्मीकांत में जुडिशियल रिव्यू चैप्टर है, आप जुडिशियल रिव्यू चैप्टर को पढ़िए, उसमें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू एक सुप्रीम कोर्ट को, उसका एक प्रकार का क्या, कभी आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, संसद हो या कोई भी चीज हो, किसी भी कानून के माध्यम से। ठीक है, हाँ ठीक, एक बात जरूर है कि न्यायिक सक्रियता वर्ड या जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, समीक्षा, पुनर्विलोकन, वो संविधान में वर्णित नहीं है, बट उसके लिए है, जिसके माध्यम से वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है, एक्ट को नल एंड वॉइड कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ। आगे बढ़िए कि भारत के संविधान में 99 संविधान संशोधन, आपको याद हो गया, 99 का नाम सुनते ही आपको एनजेसी का नाम आगे याद हो गया, एनजेसी का नाम याद आगे होगा, कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया कि क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो न्यायपालिका अपने चश्मे से देखती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या किसी के लिए सही है। ठीक है, उनका आप सच मानिए कि उनका अपना एक चश्मा है। ठीक है, उनका एक अपना चश्मा है, जिस नजरिए से वो देख करके आर्टिकल्स 142 का देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग को पता है तो आर्टिकल 142 क्या कहता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 142 कहता क्या है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैंने अभी जस्ट 142 और अगले जो सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट लेवल का चश्मे की बात क्यों किया, आपको समझ में आ जाएगा 142 क्या कहता क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये हो गया 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, या कभी भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि खासकर अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग लगाया गया था, तो उसके क्या किया गया, उसकी हेयरिंग ही नहीं की गई और उसको महाभियोग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो खासकर स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो क्या कर सकता है, अगर आप महाभियोग चलाना चाहते हैं उसको अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल गलत, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, कैन नॉट की बात आ रही है, नहीं कर सकता यानी कैन नॉट, आपको पता ही है ये निगेटिव वर्ड होता है। आगे चलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण अगर बात मैं आपको और बता दूं, खास करके पॉलिटी वाले सेक्शंस में, कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परिभाषित करती है, डिफाइन करता है कि डिफाइन करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और शुद्ध कदाचार की गठित किया। पहली बार डिफाइन वर्ड कहीं नहीं जिक्र है। ठीक है, किसी को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, तो अब डिफाइन आपको पता ही होगा। 2 गलती कीजिए आप। अब देखिए 2 गलती करने से आपका क्या हो गया, एक गलती हो गया, 1 नंबर को आपने गलती कर दिया। अब आंसर 3 होगा,
या तो 4 होगा। 3 ऑलरेडी पढ़ना नहीं है, 4 पढ़ लीजिए। 4 में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे ना कि कई ऐसे पद हैं भारत सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। सीएजी का ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ले लीजिए, ऐसे कई पद हैं जिसको आप अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन उनके हटाने की जो पदमुक्ति की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। ठीक है, उसी प्रकार किसी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी हटाने की प्रक्रिया बहुत टफ होता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप ही हटा सकते हैं। इन 3 और 4 आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। अब मुझे तो एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है कि कब किया गया था, बट मैं आगे देखता हूँ पढ़ के। यही चीज़ें आपको काम आएगा साथियों। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई जरूरी नहीं है कि ये डेटा आपको याद रहे, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। फिर कहते हैं वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। मुझे नहीं मालूम। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था। किंतु मैंने क्या बोला? कंजंक्शन वर्ड मैंने बोला था, 2 वाक्यों को जोड़ने का जहां भी वर्ड लगा रहे वहां पर गौर करने वाली बात है। अब भारत कोयले का उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भाई साहब, कब? ये कब आत्मनिर्भर आपके देश हो गए कोयला में? अभी भी आपके पास जो कोयला है वो आपको लोवेस्ट क्वालिटी की कोयला है, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो चीजें आपके पास कहाँ है कोयला, बेहतर कोयला, और इसी कारण से आपको आयात करना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर तो है ही नहीं। 3 गलती कीजिए, आपका ऑलरेडी आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी आपको कोई कीवर्ड्स ऐसा दे रही है जिस माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, फाइनल आंसर तक। सॉरी, अब आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि संसद निर्हरता निवारण डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरता अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता छूट देता है। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। फिर कहता है उपर्युक्त अधिनियम जो 5 बार संशोधित किया गया था। अब ये भी मुझे नहीं मालूम, ये भी हो सकता है गलती हो। नेक्स्ट पढ़ते कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। जस्ट मैंने आपको गलती करके बताया है कि इसी वाले क्वेश्चन में, जब भी याद है ना, अभी आपको जस्ट मैंने बताया परिभाषित शब्द कहीं नहीं गलती होता, ऑलरेडी गलती होता है। यहाँ देखिए गलती है। अब यहाँ अगेन आप क्या कीजिए, गलती कीजिए आप यहाँ पे 3 नंबर गलती कीजिए। अब बताइए आपका आंसर क्या मिल रहा है, बिना कुछ सोचे आंसर मिल रहा है कि नहीं? 1 2 हो रहा है आंसर। ठीक है, यही चीजें हैं, इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जहां भी डिफाइन वर्ड हो डायरेक्ट कट कीजिए और देखिए आंसर आपको फाइनल आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों। अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो है खासतौर पे 50-50 क्वेश्चंस करके बांट करके देखते हैं। 50 क्वेश्चन इधर से हो जाएगा, 50 क्वेश्चन उधर से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि एक बेसिक तौर पे आपको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। नेक्स्ट अभी जस्ट 50 क्वेश्चन जो है हम आपको और हम प्रोवाइड करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक 50-50 करके सेशन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके ऊपर भी दबाव का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में जो है इस तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट को हम 50 से लेकर के कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से आप देखेंगे मेरे साथ जो है खासतौर पे यूपीएससी सीएससी जो प्रीलिम्स का जो 1-to-1 मेंटरशिप मेरा चल रहा है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में खासतौर पे यही चीज़ें हैं कि मैं इतने चीज़ें इस तरीके से बेहतरीन तरीके से गाइड कर देता हूँ कि खासकर प्रीलिम्स तो आप नहीं रुकने की बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देखिए आपको मैं अगेन फिर मैं कहता हूँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या बहुत ज़्यादा आप बार बार पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट प्रीलिम्स में आप लॉजिकल बेस अगर डिफाइन करके लॉजिकल बेस अगर आप एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज अगर मास्टर कोर्स आप ज्वाइन कर लिए, अगर आप सही चीज़ों को डेवलप कर लिए अपने आप में, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जरूर है कि ये जो मेरा खुद का सफर है प्रीलिम्स में 25 से लेकर 125 तक का सफर जरूर आप पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रोग्राम से जुड़िए। ठीक है, और अपनी मार्क को प्रशस्त कीजिए सफलता के लिए। ठीक है, धन्यवाद।